अनुमान निकालना सीख लिया। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, HW आपको दिया जाए कि आप करके लाएं कुछ और कमेंट करके आंसर देंगे। हम बात करेंगे यौगिकों के अनुभार ज्ञात करना। तो ये आपको होमवर्क है बच्चा आपका, आपको घर पे करना है। कितने 10 क्वेश्चन मैंने कुछ करा दिए थे, आगे क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा आप देख लेना। मान लीजिए 13 या 14 क्वेश्चन है, आपको ये करके लाना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आपको निकाल के लाना है KCl का। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आपको निकालना है क्लोरोफॉर्म CHCl3। 15 आपका क्वेश्चन है, आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ निकालना है बेटा ये पायरीन का CCl4। ठीक है बेटा। 15 के बाद 16 की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ निकालना है आपको H3PO4 का। क्वेश्चन नंबर 17, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आपको निकालना है H3PO3 का। 18 है आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आपको निकालना है बेटा H3PO2 का। ओके, 19 क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आपको निकालना है बेटे एसीटोन का CH3COCH3। 20 आपके पास है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आपको निकालना है मेरे बच्चों, सब बच्चे ध्यान दें, सबको करके भी लाना है, ठीक है। ये निकाल के लाना है आपको Na2CO3। 21 है आपके पास, ये निकाल के लाना है आपको K2SO4। ठीक है, 21। 22 में आपको निकाल के लाना है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। 23 आपको लेके करके लाना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ KCl हो गया था बेटा, यस, फॉर्मिक एसिड HCOOH। 24 है आपके पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक अम्ल C2O4H2 into 2H2O। ठीक है बेटा। 24 इतने क्वेश्चन आपको मेरे बच्चों, सभी बच्चों को होमवर्क में दिए गए, आप सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर का कमेंट में आंसर दें। सारे बच्चे कमेंट में आंसर अवश्य लिखें। अनुभार कैसे निकालेंगे सबको क्लियर होगा। ओके, यौगिकों का अनुभार निकालना सीखा है। अनुभार में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम उनके परमाणुओं के परमाणु भारों को लगाते जाते हैं और उन्हें जोड़ते जाते हैं। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। चलिए इसी में हम आगे बात करते हैं। चलो बात करते हैं, अनुभार निकालना सीख चुके हैं। कमेंट में सारे बच्चे लिख के बताओ अनुभार निकालना आप सभी को आ रहा है या नहीं। सबको आ रहा है ना, सबको, यस। चलिए बात करते हैं यौगिकों का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। देखो तुल्यांकी भार क्या होता है, कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हमें उस यौगिक का N फैक्टर पता होना चाहिए या बैलेंस फैक्टर पता होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका अणुभार, आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान भी पता होना चाहिए। तो बेटे हम अगर बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर केस में बात करें कि जो तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार, सारे बच्चे मेरे प्यारे देश के बच्चे ध्यान से समझेंगे। तुल्यांकी भार जो E है ये बराबर होता है आणविक द्रव्यमान या अणुभार M बट्टे N फैक्टर, बैलेंस फैक्टर भी कह सकते हैं। किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमें बस एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। यौगिक का तुल्यांकी भार बराबर E बराबर यौगिक का अणुभार बट्टे यौगिक का N फैक्टर। मेरे प्यारे बच्चों, N फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सर ये N फैक्टर होता क्या है। N फैक्टर का मतलब होता है उस यौगिक की बैलेंसी, सीधा कॉन्सेप्ट। अगर हम N फैक्टर को जांच करते हैं, फैक्टर है क्या सर,
एन फैक्टर है, उस यौगिक की वैलेंसी होती है, उस यौगिक की वैलेंसी होती है। सब समझ लीजिए, वैलेंसी का मतलब है उसके ऊपर उपस्थित जो भी आवेश होता है उसकी संख्या कह सकते हैं। अम्ल है तो अम्ल के लिए H+ आयनों की संख्या कह सकते हैं। क्षार है उसके लिए OH- आयनों की संख्या कह सकते हैं। अगर आपका कोई लवण है, लवण के लिए या तो कुल धनावेश की संख्या लगा लो या कुल ऋणावेश की संख्या। तो मैं 1 बाई 1 अगर आपको समझाऊं एन फैक्टर क्या है, मेरे प्यारे देश के बच्चों, देशवासियों, सभी ध्यान से देखें मेरे बच्चा। हाँ, एन फैक्टर को मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, आपको भी ध्यान देना है, रटना नहीं है, चीजों को समझिएगा। नहीं आता है कमेंट करके पूछिएगा, डाउट सेशन में पूछिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी पूछिएगा आप लोग, ठीक है। ओके बच्चों, देखिए एन फैक्टर के लिए हम 3 चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले अम्ल की बात करेंगे, अम्ल को एसिड कहते हैं। दूसरा हम बात करेंगे क्षार, क्षार को हम बेस कहते हैं। तीसरा हमारा यौगिक का टाइप हो सकता है लवण, इसको हम साल्ट कहते हैं। मेरे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं यौगिक 3 ही टाइप के हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, और साल्ट उदासी। अम्ल, क्षार और लवण गत 10th 11th में आप पढ़ के आए हुए हैं। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की परिभाषा क्या होती है, कमेंट करके मेन पॉइंट बता दीजिए। अम्ल होता क्या है? सर अम्ल होता है जब उसको जल में डाला जाता है तो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। सर क्षार को जल में डाला जाता है तो ये OH- आयन देता है। सभी बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एन फैक्टर को लेके। और सर लवण जो होता है वो या तो कुल, उसमें कुल धनायन बनेंगे और वह देगा कुल ऋणायन, या सीधा हम कह सकते हैं लवण के लिए लिख सकते हैं सर, लवण को पहचानने का तरीका है ना उसमें H+ है ना OH- है। चलिए इसको सीधा सीधा कह सकते हैं, लवण के लिए हम देखेंगे कुल धनावेश या कुल ऋणावेश, ऋणावेश। चलिए अम्ल H+ देते हैं, H+ की जितनी संख्या होगी मेरे बच्चों, वही संख्या उसका कहलाती है एन फैक्टर। OH- की जितनी संख्या होती है वो कहलाती है उसका एन फैक्टर। लवण में चाहे कुल धनावेश की जितनी संख्या होगी या कुल ऋणावेश की जितनी संख्या होगी वही कहलाती है लवण का एन फैक्टर। अम्ल का H+ आयन जो देता है वो एन फैक्टर कहलाता है। क्षार OH- जितना देगा एन फैक्टर कहलाएगा। लवण कुल धनावेश या उसका कुल ऋणावेश ही क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। मैं उम्मीद करता हूं एन फैक्टर वाली प्रॉब्लम आपकी क्लियर हुई होगी। एक एक उदाहरण देखते हैं इनका। उदाहरण, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हमने। मान लीजिए हमारे पास है H2SO4, आपने जल में डाला, सर कैसे टूटेगा? H क्या देगा 2+ SO4 क्या देगा -2। तो H+ की आयन की H+ आयन, कितने H+ आयन है बेटे? 2। तो इसके लिए एन फैक्टर मेरे बच्चा, एन फैक्टर हो जाएगा 2। इस एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं, क्षार का। हमारे पास है बेटे BaOH का होल ट्वाइस। इसको जल में डालेंगे कैसे टूटेगा? ये संख्या किसके ऊपर जाएगी? Ba+2 बन जाएगा। OH माइनस होता है, OH कितने बेटे? 2। तो बताओ OH- की संख्या 2 है, इसका भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। बोलो बेटे। एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं। हमारे पास NaCl है,
पानी में डालेंगे कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। बोलो धन आयन कितना है, धन आवेश भी एक है, ऋण आवेश भी एक है, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा एक और इसमें लेते हैं, जैसे हमने लिखा CaCl2, पानी में डाला कैसे बनेगा, Ca प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस। तो बताइए कुल धनावेश भी 2 है, कुल ऋणावेश भी 2 है, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, मुझे उम्मीद है n फैक्टर क्या होता है, अगर आप लिखना चाहते हो उन पॉइंटों को, इस डायग्राम से आप पूरा सिस्टम को सेट कर सकते हैं कि एन फैक्टर अम्ल के लिए क्या होता है, क्षार के लिए, लवण के लिए। फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो पॉइंट बना बना के लिख लीजिए। अम्ल जल में घुल के H प्लस देता है, वो एन फैक्टर कहलाता है। क्षार जल में घुल के OH माइनस देता है, एन फैक्टर। लवण में जो कुल धनावेश या कुल ऋणावेश की जो संख्या होती है वो एन फैक्टर कहलाती है। तो अब हम इसी में देखते हैं तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बट्टे एन फैक्टर। उम्मीद है ओके। ठीक, हमने बात की सर एन फैक्टर होता है अगर हम जल में घुल के H प्लस देता है, क्षार जल में घुल के OH माइनस, लवण पर कुल धनावेश या कुल ऋणावेश की जो संख्या होती है एन फैक्टर कहलाती है। और ये सामान्यतः हम ऐसे भी कह देते हैं अम्ल की क्षारकता होती है, क्षार की अम्लीयता होती है। ठीक है, चले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे HCl का तुल्यांकी भार E बराबर निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं, लिखेंगे HCl का अणुभार बट्टे एन फैक्टर, एन फैक्टर। चलिए HCl का अणुभार अभी निकालना सीखा था, एन फैक्टर। HCl है, पानी में डाल के तोड़ते हैं इसको आयनों में, कैसे टूट रहा है, H प्लस और Cl माइनस। H प्लस कितना है बेटा, एक है, तो H प्लस एक होने के कारण इसका एन फैक्टर एक हो गया। तो हम इसी को आगे लिख सकते हैं तुल्यांकी भार HCl बराबर HCl का अणुभार, HCl का क्या अणुभार बट्टे एन फैक्टर। मुझे बताओ HCl का अणुभार कैसे निकालेंगे, H का कितना होता है, एक इंटू एक। कैसे निकालते थे, हाइड्रोजन का एक संख्या है, Cl का 35.5 कितना है बेटा, एक है। एन फैक्टर भी कितना आया, एक, ये जोड़ के कितना आएगा 36.5, भाग देंगे एन फैक्टर रहेगा 36.5। सेकंड हम बात करते हैं बेटे, सीधा लिख सकते हैं, हमें चाहिए तुल्यांकी भार चाहिए बेटा H2SO4 का, क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकाल सकते हैं बताइए, हम लिख सकते हैं H2SO4 का अणुभार बट्टे एन फैक्टर। अणुभार निकालना सिखाया था हमने, H का एक, 2 प्लस सल्फर का 32 होता है, एक है, ऑक्सीजन का 16 इंटू कितना है बेटा 4 है, अपॉन कितने हैं बेटे, एन फैक्टर कितना होगा इसका, एन फैक्टर एक बार देख लेते हैं। H2SO4 कैसे टूटेगा बताओ, पानी में डालेंगे, H कितने 2, तो यहाँ से कितने H प्लस मिलेंगे, 2 मिलेंगे, SO4 क्या मिलेगा -2, तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, कमेंट करके बताइए। तो 2 लगा दिया, ये कितना है बेटा 98 बट्टे 2, कितना आएगा 49 आ जाएगा। यस बताइए बेटे, आगे बात करते हैं सर। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, देखते हैं सभी बच्चे साथ के। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे, हमें चाहिए, यस तीसरा क्वेश्चन हमने बात करना है तुल्यांकी भार हमें निकालना है बेटे ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH इंटू 2H2O। ठीक है, तो आपको पता है क्या आना है बेटा, ऑक्जेलिक अम्ल को शॉर्ट में लिख सकते हैं C2O4H2 इंटू 2H2O। ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार बट्टे एन फैक्टर। अणुभार निकालते हैं, देखो कैसे बेटे, कार्बन कितने 2 है, एक कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस
अब देखो बेटा H2O का पूरे का देखो कितना होता है, या ऐसे कर लीजिए इंटू है ना बेटा, इंटू 2H2, हाइड्रोजन कितने, 2 दूनी 4, एक कितना हो जाएगा बेटा, एक इंटू कितने परमाणु है 4, ऑक्सीजन कितना होता है 16, लेकिन कितने का गुणा हो रहा था 2 का, ये पूरा आपका बट्टे एन फैक्टर। एन फैक्टर देखते हैं, इसको अगर हम पानी में डालते हैं, ये तो जल है, ये तो जल का ही अणु है और मात्रा बढ़ जाएगी जल की। अब ये देखना, ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे H+ के रूप में। कैसे निकलेंगे सर, देखना बेटे, COOH सिंगल बॉन्ड, COOH जल में डाला H2O में, तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक करेंगे, तो COO- प्लस क्या मिलेगा 2H+, यही एन फैक्टर कहलाएगा 2, तो एन फैक्टर 2 आ गया है। इसका पूरे का ऐड करेंगे, ये 26 आता है बट्टे 2, अपॉन कितना आंसर आता है 63। ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांक 63 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, तुल्यांक की बात चाहिए हमें एसिटिक अम्ल का, अभी अम्ल की बात कर रहे हैं, तो मोल एसिटिक अम्ल का अणुभार बट्टे एन फैक्टर। ये एसिटिक अम्ल देखो यही H देता है, पानी में डालोगे ये प्लस और ये क्या बन जाएगा माइनस, एन फैक्टर 1 है। इसका जो अणुभार होता है निकालो, कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, फिर कार्बन का 12 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एन फैक्टर 1 है। एसिटिक अम्ल कितना होता है 60 होता है, 60 बट्टे 1 बराबर 60 ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। इसी में हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। सभी बच्चे लिखते जाइए, सारे बच्चे लिखते जाएंगे, प्यारे देश के बच्चों लिखते जाएं। और अम्लों में हमारे पास है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है, हमें तुल्यांक की बात चाहिए H3PO4 का। तो आपको पता है क्या होगा बेटा, H3PO4 का अणुभार बट्टे क्या हो जाएगा एन फैक्टर। ये कैसे टूटता है देखते हैं सर, H3PO4 है, इसको जल में डालेंगे सर, 3H+ बन जाएगा, प्लस PO4 -3 बन जाएगा, तो H+ 3 है तो एन फैक्टर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अणुभार बताओ, 1 इंटू 3 हाइड्रोजन के लिए, फास्फोरस का 31 इंटू 1, सल्फर का, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 बट्टे कितना है बेटा एन फैक्टर 3 है। मुझे लगता है इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 16 64, 64 और ये कितना हो गया 34, लगभग ये भी आपका 98 आ रहा है। 98 बट्टे 3 भाग दीजिए बच्चों, कितना आएगा जल्दी भाग दे के बताओ, कमेंट में बताइए। 98 में 3 का भाग दो, बताइए, 3 तरह के 9, 3 दूनी 6, एक बच्चा, 3 तरह के 9, 32.3 समथिंग आएगा बेटा ये। ओके, चलिए अच्छा बेटा एक बात और बताऊं मैं आपको, ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है सर। एन फैक्टर एक्चुअल में हमने बताया H+ की ही संख्या होती है, तो बहुत से बच्चों को डाउट बन सकता है। मान लीजिए ये तो आपके पास यौगिक है, इसी का एक छोटा भाई मैं लिख दूं, आप अगला क्वेश्चन 6वां, मैं कहूं बेटा इसका आप तुल्यांक की बार बताओ, H3PO3, तो बच्चा बहुत से बच्चे देखेंगे सर H 3 है, एन फैक्टर इसका 3 निकाल देंगे, और कैसे करेंगे सॉल्व, बच्चा जो सॉल्व करना है आप ऐसे करेंगे, H3PO3 बट्टे एन फैक्टर, सर इसका अणुभार लगाएंगे, इसका अणुभार लगाने के बाद आप एन फैक्टर 3 लगा के सवाल करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। चलिए आज मैं आपको बताता हूं ये किस तरीके से इसका वियोजन होता है। PO3 है, आपने पानी में डाला, पानी में डालेंगे बेटे तो ये कैसे टूटेगा, देखना बेटे, ये टूटेगा 2H प्लस HPO3 -2। ये बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है या इंपोर्टेंट टाइप्स है, ध्यान देंगे। सर यार 3 है, 3 क्यों नहीं टूटा है बच्चों, आपका क्वेश्चन है,
3 है या 2 ही H प्लस क्यों दिए, तो इसका n फैक्टर 2 हो रहा है, तो अड़भार इसका अड़भार लगा के आप n फैक्टर 2 का भाग दे देंगे, इसका तुल्यांकी भाग प्राप्त हो जाएगा। आप उम्मीद है इसका अड़भार तो निकाल सकते हैं, बोलो बेटे। हाँ, इस बात को मैं समझाऊंगा कि ओके, हाँ जी, आपका आंसर है हाँ, एक स्टूडेंट ने किया है, सर इसका नाम क्या है। देखो बेटे, H3PO3 को बोला जाता है ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल, इससे फॉस्फेट आयन बनते हैं। H3PO3 को आप कहते हैं बेटे फास्फोरस अम्ल या फास्फोनिक अम्ल। मैं इनके नाम अभी लिख दूंगा, आप परेशान ना हो, अभी इनको मैं कॉन्सेप्ट कराने के बाद ये नाम बताता हूं और लिख भी दूंगा, ठीक है बेटे। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बेटे हम क्या बात कर रहे थे सर, ये इस तरीके से टूटा है, इसका n फैक्टर 2 है लेकिन H 3 है, 3 होना चाहिए। इस बात को समझने के लिए थोड़ा हमें इधर ध्यान देना होगा, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। ओके, देखिए फर्स्ट हमारा H3PO4 है, इधर हम बात कर रहे हैं H3PO3। सर 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, यहाँ n फैक्टर 3 है, यहां पर आपका n फैक्टर 2 है। सर ऐसा क्यों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे n फैक्टर 3 क्यों है, यहाँ पर n फैक्टर आपका 2 क्यों है। देखिए लुईस संरचना आपने पढ़ी होगी 11th में, चैप्टर नंबर 3-4 में थी। तो सबसे पहले हम H3PO3 इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। P 5 वैलेंसी होती है इसकी, डबल बॉन्ड O, फास्फोरस से OH, OH। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, फास्फोरस है, डबल बॉन्ड O, OH, OH और इधर क्या लगेगा H। देखिए अम्ल को जल में डाला जाता है तो वही H प्लस निकलता है जो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा होता है, अर्थात अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा जब इसको आप जल में डालेंगे तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये जब ये ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन प्लस बन जाएगा, ऑक्सीजन माइनस बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन आपका रिलीज हो जाएगा। जब रिलीज हो जाएगा ऐसे ही यहाँ पे ये वाला भी ऑक्सीजन, तो क्या मिलने वाला है आपको, देखिए कितने H निकल रहे हैं, यहाँ से 3H प्लस बाकी क्या बचा आपके पास PO4 माइनस 3, इसलिए इसका n फैक्टर 3 है। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन से 2 ही हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये वाला और इधर ये, लेकिन ये हाइड्रोजन फास्फोरस से लगा हुआ है, ये दोनों लगभग समान विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फास्फोरस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा और हाइड्रोजन फास्फोरस के, इसलिए ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं। कौन सा बंद यहां से टूटेगा, एक ये वाला एक ये वाला, यहां से H प्लस 2 H प्लस निकलेंगे तो 2 माइनस बनेगा। तो इसका आयनन किस तरीके से होगा बेटा, कितने H निकल रहे हैं यहाँ से 2, तो हम लिख सकते हैं 2H प्लस प्लस क्या बचा HPO3 और इसमें बताओ कितना माइनस आ जाएगा बेटे, 2 माइनस का आ जाएगा, इसलिए इसका n फैक्टर कितना है 2। आपको समझ लेना चाहिए जो H प्लस निकलेगा उसी को उसका n फैक्टर कहा जाता है। अब बच्चे क्वेश्चन किया था एक बच्चे ने कि सर इसका नाम क्या है, और सर इसका नाम क्या है। देखिए H3PO3 को हम कहते हैं बेटे ऑर्थो, इसका नाम होता है ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल, इसका नाम होता है फास्फोरस अम्ल। ये रिक होता है, ये अस होता है, इसको बोल देते हैं फास्फोरस। और बेटे इसका एक और नाम होता है फास्फोनिक अम्ल, फास्फोनिक अम्ल। ओके, चलिए इसी में एक और इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। इसी क्रम में एक और एसिड है हमारे पास, सर हमसे पूछ लेता है कभी H3PO2 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। इसे बेटे
हाइपोफॉस्फोरस अम्ल कहते हैं। सबसे पहले इसका नाम होता है फास्फोरस अम्ल। ठीक है, नाम कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी नाम में, तो इसका नाम क्या है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। सर ये अगर आप इसको जल में डालेंगे तो भाई इसकी और ही कहानी अलग है बच्चा। H3PO2 है, आप इसको जल में डालिए तो केवल एक ही H प्लस आयन देता है और ये इससे बनेगा दूसरा रेड आयन H2PO2 माइनस। सर यहाँ पर भी 3 है, उसमें भी 3 थे, उसमें भी 3 थे, सर यहाँ केवल n फैक्टर 1 होगा। तो चलिए अभी बताएंगे सर ये कैसे होता है। तो तुल्यांकी भार थोड़ी देर पहले समझाया भी था हमने। तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं H3PO2 बराबर हम लगाएंगे अणुभार किसका बेटा, H3PO2 का अणुभार बट्टे n फैक्टर। अणुभार आपको HW में मैंने दिया है कि आप इनके अणुभार मुझे बताएंगे कमेंट करके। ओके, n फैक्टर कितना आ रहा है बेटा, 1। आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सर n फैक्टर बता दो एक कैसे आया। n फैक्टर आने का कारण ये है, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम H3PO2 की तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाता है और बाकी कितने H है बेटा, 3। ऑक्सीजन कितने, 2। डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन लग गया, एक ऑक्सीजन है H के साथ लगा होता है, बाकी H इस तरीके से लगे होते हैं, इसलिए केवल एक H निकलता है यहाँ से, तो इसका आयन बन जाता है H प्लस प्लस H2PO2 माइनस। क्लियर है, चलिए ओके बच्चों। हाँ, तो हमने इतना n फैक्टर के साथ यहाँ पे बात की है। तो तुल्यांकी भार कैसे निकाल सकते हैं हम लोग के, मैं एक साथ इन चीजों को लिख देता हूँ समराइज करके, जिससे आपको थोड़ा परेशानी ना हो क्वेश्चन करने में। एक तरफ अम्ल के यौगिक लिख लेते हैं, उसका n फैक्टर लिख लेते हैं। अणुभार आपको निकालना पड़ेगा, अणुभार निकाल लेंगे तो आप तुल्यांकी भार भी बता देंगे। ओके, चलिए पहला हम आपको दे रहे हैं HCl, दूसरा हमारे पास HCOOH, तीसरा एसिड है CH3COOH, चौथा हमारे पास है C2O4H2 अगला हमारे पास है H3PO4, नेक्स्ट हमारे पास है H3PO3, अगला हमारे पास है H3PO2। n फैक्टर का मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे HCl 1 प्लस देगा 1, फॉर्मिक अम्ल 1 देगा, एसिटिक 1, ऑक्सैलिक अम्ल 2 देगा, यहाँ से H प्लस, ये आपका 3 देगा, ये आपका 2 देगा, ये आपका 1 देगा। इस तरीके से इनका अणुभार निकालिए, उसमें n फैक्टर का भाग दीजिए। तो मैं ये आपके लिए डैश डैश क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ये करके दिखाएंगे, सभी बच्चे करके दिखाएंगे, इनके आंसर दीजिएगा मुझे। ये आपका एक HW में क्वेश्चन हो गया और MI पॉइंट भी हो गया कि इधर मैंने अम्ल लिखे हैं यौगिक, इनका n फैक्टर लिखा है, आप अणुभार और इनका तुल्यांकी भार मुझे बताइए। कमेंट में आना चाहिए, कमेंट सब बच्चों का। ओके, ठीक है, चलिए आगे इसी में चलते हैं हम आगे। अब बात करेंगे तुल्यांकी भार हमें निकालना है। तुल्यांकी भार हमें निकालना है बेटा NaOH का, NaOH। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अणुभार बट्टे n फैक्टर। अणुभार निकालिए, Na का भार कितना होता है 23, Na एक बार है, ऑक्सीजन का भार 16 होता है, ऑक्सीजन एक बार है, हाइड्रोजन का 1 इंटू 1 है। n फैक्टर कैसे निकालेंगे आपको बेटा ये आना चाहिए, और मैं बराबर बता के चल रहा हूँ कैसे टूटेगा। Na प्लस और OH माइनस, क्षार है, क्षार OH माइनस की संख्या कितनी है बताओ, यहाँ पे कितना है OH माइनस आयन 1 है, तो n फैक्टर 1 हो गया, इसमें भाग देंगे 1 का, तो ये पूरा आता है 40 बट्टे 1 बराबर 40। ठीक है, इसी प्रकार KOH का निकालेंगे तो बताओ किसका अणुभार, किसका KOH का बट्टे n फैक्टर। K कितना होता है 39 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 1। n फैक्टर देखो KOH को तोड़ लेते हैं बेटा बड़ा आसानी से, K प्लस प्लस OH माइनस n फैक्टर बताइए, कमेंट में बता दिया करो कितना होता है 1।
कितना आएगा, एन फैक्टर 1 आएगा। 39 एक 40, 40 और 16 56 बट्टे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, ये और भी 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी में हम। सारे बच्चे साथ के साथ लिखते चलेंगे। यस, क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया है एल ओ एच का होल थ्राइस, इसका तुल्यांकी भार बताइए। मैं जितना भी HW दे रहा हूं बच्चों, आप कमेंट में उनके आंसर दीजिएगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं ऐसा तो बहुत गलत रहेगा आपके लिए। अगला है मेरे पास, ठीक है, क्षार में हमने लिया है NH4OH। ये दोनों क्वेश्चन दीजिएगा। ठीक है, इसके साथ एक और HW मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। इधर मैं क्षार लिख रहा हूं, इधर क्षार का एन फैक्टर, इधर अणुभार, और इधर हमें क्षार का तुल्यांकी भार चाहिए आपसे। तो कुछ क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं, जैसे KOH, NaOH, NH4OH, ठीक है, और उसके बाद है आपके पास क्या है बेटे, CaOH का होल ट्वाइस, आपके पास AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, इसका एन फैक्टर OH माइनस 1 देगा, 2 ए भी 1 देगा, इसके बाद 2 होंगे, इसके पास 3 होंगे। तो आप ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। हमें बताइए कितना कितना तुल्यांकी भार आएगा। बोलो बच्चों, क्लियर है? चलिए आगे हम लवण के लिए भी कुछ बातें करेंगे। ठीक, अगला हमारे पास है लवण में हम बात करते हैं NaCl। तो बताओ क्या लिखेंगे, अणुभार किसका, यौगिक का अणुभार बट्टे एन फैक्टर। NaCl का Na का भार कितना, 23 होता है परमाणु भार संख्या 1। क्लोरीन का 35.5 होता है संख्या 1 बट्टे एन फैक्टर NaCl का कैसे निकालेंगे, तोड़ो इसको, क्या बनेगा बेटा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, धनावेश भी एक है, ऋणावेश भी एक है, तो इसका एन फैक्टर 1 मिलेगा हमें, तो 1 लगा दीजिए। ये हमें मिल जाएगा बेटा 56.5, नहीं सॉरी 58.5 बट्टे 1 बराबर 58.5 आंसर हो गया। दूसरा हम इसी में बात करेंगे, हमें दूसरा बात करते हैं बेटे। लवण में हम आपका KCl ले लिया, आप क्या करेंगे, KCl का अणुभार बट्टे एन फैक्टर। KCl कैसे टूटता है बेटा, ये बनेगा K प्लस और Cl माइनस एन फैक्टर, इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अणुभार K का 39 इंटू 1, Cl कितना है बेटा 35.5 इंटू 1, एन फैक्टर आपका 1 है, ये कितना होगा, जोड़ो इसको, 74 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा 5 बट्टे 1 बराबर 74.5। चलिए कुछ ये सभी बच्चे लिखते साथ के साथ लिखते चले, नोट्स बनाते चले, ठीक है। चलिए होमवर्क ये करके दिखाएंगे। एक तरफ कुछ लवण लिख रहा हूं, दूसरे में आपको एन फैक्टर निकालना है, अणुभार और उनका तुल्यांकी भार। चलिए पहला मेरे पास है बेटा KCl, NaCl, ठीक है, AlCl3, Al2SO4 का होल थ्राइस। एन फैक्टर देखो इसका 1 धनायन, इसमें भी इसमें 3 धनावेश 3 ऋणावेश, इनका देखो आवेश कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। चलिए इनके अणुभार और तुल्यांकी भार निकालिए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये तुल्यांकी भार अणुभार निकालना क्लियर होगा। तो एक बार पूरी समरी को एक साथ लिख लेंगे सारे बच्चे। यस, ठीक है, कुछ यौगिकों के हम तुल्यांकी भार अणुभार एक साथ देख लेते हैं, जो बार बार न्यूमेरिकल में हमें प्रयोग करने पड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं बेटे, एक तरफ यौगिक लेके चलेंगे, यौगिक सेकंड, उसका एन फैक्टर,
थर्ड बात करेंगे अणुभार, आगे बात करेंगे तुल्यांकी भार। ठीक है, इसको बच्चे निकालना सिखा दिया है, थोड़ा एक दो बार क्वेश्चन करेंगे तो सारे हमें अपने आप लर्न हो जाएंगे। ठीक है, इनके लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं जो ज्यादातर प्रयोग होते हैं। ठीक है, HCl एन फैक्टर 1 अणुभार 36.5 और तुल्यांकी भार भी 36.5, क्योंकि एन फैक्टर 1 है। H2SO4 एन फैक्टर 2 अणुभार 98, तुल्यांकी भार हो जाएगा हमारा 49, है ना बेटा। इसके बाद H3PO4 एन फैक्टर 3 98, ये कितना आ जाएगा बेटा 32.3। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास NaOH है, एन फैक्टर 1 अणुभार 40, तुल्यांकी भार भी 40। हमारे पास KOH है 1 39 40 40 16 56 56 बेटे। NaCl 1 58.5 58.5, KCl 1 74.5 74.5, ऑक्जेलिक अम्ल C2O4 H2 एन फैक्टर 2 अणुभार 126, तुल्यांकी भार 63, एसिटिक अम्ल CH3 COOH 1 60 और 60। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे हैं, वो हम निकालना आपको सिखा दिया है किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ बेटा सारे बच्चों घर पे आराम से स्टडी अपनी करते रहिए और केमिस्ट्री फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपको पसंद आ रहा है तो घर पे पढ़ते रहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपकी क्लास 9, 10, 11, 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रॉपर आपको क्लास मिलेगी यूट्यूब पर, संपूर्ण कोर्स मिलेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, PDF मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी आपको। ठीक है, जल्दी ही फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी ही शीघ्र क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो 9, 10 की साइंस भी आपकी स्टार्ट होगी, शीघ्रता पूर्वक स्टार्ट होने वाले हैं ये कोर्स। ठीक है, ओके।